श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र। आप आज मेरे साथ में फिर से सुन रहे हैं। एक नया आर्टिकल लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए, जिसका शीर्षक है कि अजब गजब टेक्निक। जी हाँ, अजब गजब टेक्निक। मैं आपको लिए चलती हूँ एक बंगले में, जहाँ पर दो बच्चे नव्या और अर्चन अपना प्रोजेक्ट बनाने में बिजी हैं। देखना देखना नव्या, ध्यान से ध्यान से। हाँ, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अभी। हाँ 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 अर्चन, हाँ मैं ध्यान से कर रही हूँ भैया। अ, आए नहीं अभी तक पापा, इतनी देर हो गई। हाँ, आए नहीं अभी अंकल दोनों, पता नहीं, प्लेन प्लेन लेट था ना। हम्म। अरे अरे कार, कार की आवाज़ सुनी तूने? चल चल चल, जल्दी उठ जल्दी, और छोड़ना छोड़ना इसे। हाँ हाँ, उठ रही हूँ। नव्या, नव्या जी मम्मी, लगता है देवर जी को लेकर तुम्हारे पापा आ गए हैं। देखो तो बेटा, देखो तो, दरवाजा खोलो, जल्दी चल जल्दी चल नव्या। हाँ, हाँ। नमस्ते अंकल। पापा जी, प्लेन तो लेट था ना? हाँ बेटे, मौसम खराब होने से ऐसा लग रहा था कि प्लेन थोड़ा लेट पहुंचेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। पायलट ने फिक्स टाइम पर पहुंचा दिया। बच्चों, कैसे रहे रिजल्ट? दोनों ने टॉप किया है। अभी तो छुट्टियों की मौज मार रहे हैं। अंकल, आप मधुरम भैया को नहीं लाए, और अंकल आंटी को भी नहीं लाए। हम सब कितना मिस करते हैं उन्हें, क्या कितना मिस करते हैं हम। हाँ बेटे, ठीक कहते हो तुम, मगर मगर तो बेटा मधुरम के तो एग्जाम्स हैं अभी, और तुम्हारी आंटी की तो तुम्हें पता है ना, तबीयत ठीक नहीं रहती है। हम्म, अच्छा अच्छा देवर जी, कब तक ठीक हो जाएगी विद्या? देवर जी, सुना है कि वहाँ वहाँ तो इलाज टेक्निक बड़ी हाई क्वालिटी की है। भाभी जी चरण स्पर्श, आप ठीक कह रही हो भाभी जी। हाई क्वालिटी की तो है टेक्निक, लेकिन हाई टेक्निक भी तो भाभी जी अपने लक के अकॉर्डिंग ही काम करती है ना। हाँ वो तो है, ठीक कह रहे हो, वो तो है। अम, नव्या अर्चन, तुम लोग प्रोजेक्ट बनाने में लगे हो। गुड। हाँ, शायद कुछ नया मॉडल बन रहा है आज। हाँ अंकल, हम पुष्पक विमान का मॉडल बना रहे हैं, देखो देखो ना अंकल। पुष्पक विमान, अच्छा अच्छा। हाँ पापा, अच्छा तो क्या ये उड़ भी सकता है? श्योर उड़ेगा जी, श्योर पापा जी। और अब तो हमारे साइंटिस्ट अंकल भी आ गए ना, वो इसे उड़ाने में अपना करिश्मा दिखाएंगे। आओ आओ देवर जी, पहले नाश्ता ले लो, ये शैतान तो अभी अपने साथ में लगा लेंगे तुम्हें। वाह वाह भाभी जी, आहा, विद्या की भी तो बहुत इच्छा रहती है आपके हाथ के खाने की। मगर उज्जवल जी भैया, उज्जवल ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए तुम अपनी भाभी को वहीं ले जाओ। हम्म, हाँ हाँ भैया हाँ, ठीक कह रहे हो भाभी जी। चलेंगे आप मेरे साथ? जरूर चलूंगी देवर जी, और अपनी देवरानी को ठीक ठाक करके हमेशा के लिए लेकर आ जाऊंगी अपने साथ। अच्छा भाभी जी, ऐसा है क्या? हाँ, हमारा पुष्पक विमान पूरा बन जाए ना, तो आंटी और मधुरम भैया को झटपट इंडिया लेकर आ जाएगा, चुटकी बजाते। नव्या, तुम्हारे इस विमान में हम सब बैठेंगे, अमेरिका घूमकर उनको लेकर भारत आ जाएंगे, ठीक है ना? अजी, इतने छोटे से विमान में कैसे बैठेंगे जी सब? ये पुष्पक विमान है जी पापा, पता है, इसकी खूबी है कि इसे चाहे जितना बड़ा कर लो और चाहे जितना छोटा कर लो। मैं तो भाई मजाक में बोल गई नव्या, मगर क्या सचमुच तुम्हारा विमान ऐसा है, बड़ा छोटा हो सकता है? हम्म, ऐसा कोई विमान होता है क्या सचमुच में? हाँ हाँ, सच है ये। सुनो, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मुझे तो नहीं पता जी, आप बताइए। रामायण में वर्णन आया है ना, पढ़ा नहीं तुमने, कि जब ऐसा ही पुष्पक विमान उस समय था, अरे उसी में बैठकर तो राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान, सारी वानर सेना अयोध्या लौटे थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, मगर रियल में क्या पॉसिबल है? मन चाहे जैसा छोटा
और बड़ा उस विमान को बना सकते थे क्या उस समय? सही है ये बात? भाई, अम, पापा, पापा एक बात बताइए, क्या वो इलास्टिक के द्वारा बना हुआ था? किसने बनाया था उसे? बेटे मैं बताता हूँ। हाँ अंकल आप बताइए। बेटे, उसे कुबेर के लिए विशु शर्मा ने बनाया था, विशु शर्मा ने। अच्छा अच्छा अंकल, विशु शर्मा तो बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे, हमारे अंकल जैसे है ना? बिटिया, वो साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन बहुत ऊंचे दर्जे के शिल्पकार थे। मम्मी, शिल्पकार थे? क्या होता है शिल्पकार? बेटे, शिल्पकार यानी कि आर्टिस्ट, या फिर समझ लो मैकेनिक थे वो, आर्किटेक्ट थे। अच्छा अच्छा अंकल, तब तो उन्होंने जरूर उसमें ऑटोमेटिक मशीन लगाई होगी, उड़ने वाली। अरे भाई, तुम्हें पता नहीं नव्या, अर्चन, उस जमाने में मशीनें और यंत्र कहाँ थे भला? हाँ हाँ मम्मी, मैं भी तो यही कह रहा था ना, साइंस की तो ये सारी प्रोग्रेस अभी 19 और 20 सेंचुरी के बाद की है ना। बेटे, उस समय की टेक्निक बताऊं तुम्हें? पापा, उस समय की टेक्निक, हाँ हाँ बेटे, उस समय की टेक्निक इतनी एडवांस थी, इतनी एडवांस थी कि जिसकी शायद तुम कल्पना भी नहीं कर सकोगे। अच्छा पापा, मगर कैसे माने? हाँ पापा जी, कैसे माने, आप उसका प्रूफ दे सकते हैं? हम्म, हाँ भाई, कोई साइंटिफिक लॉजिक हो, कोई प्रूफ तो होना भी चाहिए ना, तभी तो हमको यकीन आएगा। भाभी जी मैं बताता हूँ, देखो लॉजिक, नेट पर सर्च करो, आपको राजा भोज की लिखी हुई पुस्तक मिलेगी नेट पर। अच्छा अंकल, कौन सी पुस्तक है वो? बेटे, उस बुक का नाम है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार, अच्छा, बड़ा टिपिकल नाम है। उसमें क्या पुष्पक मान की बात है अंकल? बेटे, उस बुक के तीसरे चैप्टर, जो कौन सा चैप्टर है वो, हाँ, प्रश्न अध्याय, उसमें तुम सर्च करोगे ना, तो तुम्हें कई तरह के विज्ञान के, जैसे कि कॉस्मिक साइंस, सोल साइंस और आर्ट से रिलेटेड भी करीब करीब 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा अंकल, वहां पर सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे नेट पर, या फिर उसके आंसर भी मिलेंगे? अरे अरे बेटा नव्या, सिर्फ प्रश्न और उत्तर ही क्या, पूरी पूरी डिटेल मिलेगी तुम्हें वहां, कभी सर्च करके देखना। अच्छा अच्छा पापा जी, आपको ही पता है कैसे थे वो क्वेश्चंस, और आपने देखे, आपने पढ़े, और किसने किसको पूछे थे? अच्छा, आओ इधर बैठते हैं नव्या, अर्चन जी, अंकल जी, इधर बैठते हैं फिर। देखो मैं बताता हूँ, विश्वकर्मा के सबसे बड़े बेटे थे जय, उनका नाम, एक नाम सन्निवेश भी था उनका नाम। तो उन्होंने अपने फादर से पूछे थे वो सारे क्वेश्चंस। विश्वकर्मा के बेटे थे वो। अंकल, यू मीन कि इंजीनियर विश्वकर्मा से पूछे थे उन्होंने वो सारे क्वेश्चन, है ना? और वही वही विश्वकर्मा, वो, है ना? हाँ नव्या, वही वाले जो बताए ना अंकल ने, जिन्होंने पुष्पक विमान बनाया था, है ना अंकल? हाँ बेटे, विश्वकर्मा, और उनका नाम त्वष्टा भी था, त्वष्टा। उन्होंने वो सारी कलाएं अपने बेटे जय को सिखाई थी, जय को, है ना? हाँ, जिसको आपने एक नाम क्या बताया? सन्निवेश, हाँ। तो जय को सिखाई थी सारी कला, वो सारी आर्ट। और फिर उसने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इंडिया में ये वास्तु विज्ञान की यूनिवर्सिटी शुरू करके, और सारे लोगों को उन कलाओं का ध्यान भी सिखाया था। अच्छा, तो पापा, उन्हें तो ये सारी नॉलेज अपने अपने पापा से मिली थी ना? हम्म, अच्छा 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 नव्या के पापा, वो त्वष्टा, वो कितने लर्निड मैन होंगे ना? ऋग्वेद में आया भाभी जी कि त्वष्टा विश्वकर्मा ड्राइंग के, चित्रकला के, वास्तुकला के, और कई प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों के फेमस फेमस विद्वान थे, फेमस, महान इंजीनियर कह दो। हाँ 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 उज्जवल, और अपने इन्हीं गुणों की वजह से त्वष्टा जो है
सुपाणी कहलाते थे। सुपाणी, पानी का मतलब संस्कृत में होता है, पानी मैंने हाथ, समझ गए, सुपाणी यानी कि उत्कृष्ट कला के विशारद थे वो, ऐसा उनको कहा जाता है और आज तक उन्हें इसी रूप में याद किया जाता है। अच्छा पापा, त्वष्टा विश्वकर्मा के बारे में ये सारा नॉलेज हमको नेट पर मिल जाएगा ना? श्योर मिलेगा बेटे। उस जमाने में अपने भारतवर्ष में ना असुर शिल्पी मैं थे, मैं। अच्छा, और विश्वकर्मा, ये दोनों दोनों शिल्पी जो थे ना, वो पदार्थ विज्ञान के गहरे जानकार थे, गहरे ज्ञाता थे। और पदार्थ विज्ञान मतलब मैटर साइंस, है ना पापा? हाँ हाँ बेटे हाँ। इन दोनों ने ऐसे ऐसे यंत्र बनाए थे, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे, और बताऊं, उन्होंने तो कई नगरियों का निर्माण भी किया था। अच्छा अच्छा पापा, सिटीज बना दिए थे पूरे पूरे? अच्छा, बड़ा चमत्कार है। हाँ। अच्छा नव्या के पापा, एक बात बताइए। हाँ हाँ पूछो। पुष्पक विमान क्या कुछ कम चमत्कारी था? तो वो भी एक नमूना है ना। हाँ भाभी जी, मैंने पढ़ा है कि पुष्पक विमान लताओं और फूलों से पावर लेकर आजकल के सुपर जेट से भी ज्यादा स्पीड से आसमान में उड़ता था। उज्जवल, एक बार पंडित जी ने बताया था। कौन से पंडित जी भैया? वो वो वाले जो, वो, अच्छा वो मोटे पेट वाले, हाँ। अच्छा, क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि वो दो जनों के बैठने लायक छोटा भी हो जाता था और पूरा नगर उसमें समा जाए इतना बड़ा भी हो जाता था। यानी जब चाहे जैसा उसको वैसा साइज बना दो। ओह वाह, हाउ स्ट्रेंज अंकल, पापा जी, वेरी वेरी स्ट्रेंज। भारत में तो उस समय बहुत विकसित ज्ञान था बेटे। तब फिर आज वाला साइंस एज तो उसके सामने बौना ही गिनेंगे ना, है ना? हाँ, बात तो खरी कही भाई तुमने। वो टाइम हमने तो खुद नहीं देखा, मगर उसकी सच्चाई, उस टाइम की जो रियलिटी है, वो हमें आज के सूक्ष्म लेटेस्ट यंत्रों और उपकरणों से हमें उसका अनुमान जरूर लग सकता है कि उस समय भी ऐसे यंत्र होंगे। हाँ हाँ, ठीक कहा आपने। हाँ, इससे ये संकेत मिलता है कि प्राचीन काल में दिव्य अस्त्र शस्त्र जरूर होंगे। शास्त्रों में वर्णन है, वैसा वैसा हाई क्लास काल भी रहा होगा उस समय आर्ट का। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? आज का साइंस तो भाई बहुत आगे है। मम्मी आपको नहीं पता, करोड़ों गुना बड़ा दिखाने वाली इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ये है उसके साइंटिस्ट के पास में, पता है? नव्या बेटे। जी अंकल। पिछले वर्षों में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने टामकेट नामक एक प्लेन बनाया है। टामकेट, अच्छा, जो पुष्पक विमान से मिलता जुलता है। प्लीज अंकल, उसके बारे में कुछ और बातें बताइए। हाँ अंकल, पहले बताइए ना जल्दी से। आपने तो जरूर भाई देवर जी वो प्लान देखा होगा, अमेरिका में ही तो रहते हैं ना आप भी। हाँ भाभी जी, मैंने उसको देखा तो नहीं है, मगर मुझे उसके बारे में काफी कुछ मालूम है। और ये भी पता है मुझे कि वो अपनी मन चाहे अनुसार छोटा या बड़ा भी हो जाता है। अच्छा अंकल, रामायण वाले पुष्पक विमान की तरह हैं? हाँ हाँ। अच्छा तो, हाँ, देवर जी और बताओ, वो टॉम किट चलता किससे है? पेट्रोल से, डीजल से या फिर बैटरी से? भाभी जी, इस तरह के यंत्र और उपकरण, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, वो एटॉमिक पावर से चलते हैं या फिर सोलर एनर्जी से चलते हैं। अंकल, अभी आपने बताया था ना कि पुष्प विमान फूलों और लताओं से चलता था, तो क्या टारगेट भी वनस्पति से? मगर नहीं, नहीं, लेकिन कुछ समझ में नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आता भाई कि फूलों और पत्तियों से कैसे चल सकता है बोला, कैसे उसको पावर मिलेगी? नव्या, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वह पुष्पक विमान वनस्पति की चेतना से कंट्रोल होता होगा। अच्छा, यू मीन पापा प्लांट वाइटल पावर, है ना? हाँ 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 बेटे। और इसी कारण उसका नाम किसी एक फूल पर रखा, यानी फूल, फूल को पुष्प कहते हैं ना बेटे।
तो इसलिए उसका नाम पुष्प विमान रखा था। करेक्ट पापा, यू आर ग्रेट। राइट राइट पापा। हाँ, वनस्पति में भी तो हम इंसानों जैसे लाइविंग पावर और सारी एक्टिविटी हमारे जैसी होती है ना। हाँ भाई नव्या, आज तो सबने इसे पूरे संसार में मान लिया है, लेकिन अभी 500 साल पहले से ही ऐसी मान्यता बनी है बेटे। पर पुराने समय में भी इस चीज का ज्ञान था। वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दी आपने देवर जी। बिल्कुल था जी भाभी जी। पुष्प विमान से तो इसका पूरा पूरा प्रूफ मिलता है। राइट राइट। अंकल एक बात बताइए ना, कैसे वनस्पति की पावर से वो कैसे चल जाता था विमान? अब बेटे, लताओं और फूलों से बने हुए उस पुष्पक विमान में ऑक्सीजन और एयर कंडीशनिंग की सप्लाई तो खुद ब खुद हो जाती होगी। और उड़ने की पावर के लिए उसका फ्यूल जो यानी कि उसको ईंधन सोलर एनर्जी से मिलता होगा। बस मैं तो थोड़ा ऐसा ही अनुमान लगा रहा हूँ। उज्जवल, तुम्हारा मतलब है कि उसमें उस तरह के सिस्टम्स और सेटिंग्स होते होंगे। हम्म, हम्म, हो सकता है, बट पापा, ऐसी बातों पर विश्वास तो नहीं होता जब तक कोई प्रूफ ना मिले। हाँ। अ, मैंने पढ़ा था बच्चों, कि जैन कथाएं पढ़ती हूँ ना मैं, तो उसमें कांच का दरवाजा एक किताब मिली थी मुझे। कौन सी मम्मी? कांच का दरवाजा। अच्छा, बुक का नाम था कांच का दरवाजा। हाँ हाँ, वो बुक मिल जाएगी। श्री पुष्कर मुनि महाराज साहब के जैन कथाओं में है वो, कांच का दरवाजा। अच्छा, तो क्या था मम्मी उस बुक में? नव्या, उसमें था कि ऐसी कुछ कहानी थी कि उसमें कि एक बावड़ी होती है। मम्मी, बावड़ी क्या होती है? अ, ऐसा है, अर्चन नव्या, बावड़ी होती है बड़ा तालाब समझ लो एक तरह का। हाँ, उसको पुराने समय में होती थी बावड़ी। अच्छा, तो उस बावड़ी के अंदर क्या था मम्मी? बेटे, उस बुक में आया था कि बावड़ी के अंदर पानी के नीचे बने हुए महल और बगीचे का वर्णन आया था उसमें। यानी पानी के नीचे अंदर में महल बना था और महल में बगीचे भी था, बगीचे थे। हाँ मामा, हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। आपके कहने पर मैंने भी तो वो स्टोरी बुक पढ़ी थी ना। अच्छा अच्छा, हाँ 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 मामा, ऐसी था। अच्छा नव्या, बताओ तुमने क्या कुछ नया सीखा था उस बुक से? पापा, उस बगीचे में 12 महीने खिले रहते ऐसे सदाबहार फूलों और फलों के खूब पेड़ थे, जिनसे कि ऑक्सीजन और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश पूरे महल को मिलता था उससे। उस बगीचे से मिलता था। हाँ जी, उस बगीचे से मिलता था। पानी के नीचे हरा भरा बगीचा था। अरे भाई, कोई जादूगर जरूर ऐसा बगीचा बना सकता है, या फिर तो उस बुक में कोई गप्पा बकवास है, मुझे नहीं लगता कि वो सही होगा। पापा जी, सही कह रहे हैं आप। धूप, हवा और उगने फलने फूलने का एटमोस्फेयर कहाँ से मिलेगा भला उन प्लांट्स को पानी के अंदर? भला कैसे कैसे गार्डन हो सकता है? नो 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 नो, इट इज इम्पॉसिबल। मैंने कहा ना भाई, कहानियों में तो गप्पे होती हैं। देखो जी नव्या के पापा, उस बुक को पढ़ते समय तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि सब गप्पे हैं। मगर अब पुष्पक विमान की जो चर्चा हो रही है ना, और उससे मैं जल्दी समझ में आ रही है मेरे कि जरूर उस पुस्तक में भी सही लिखा था। भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो, तुम औरतों को तो बस जल्दी से विश्वास आ जाता है। पापा, उस बगीचे में एक छत थी। हाँ, उसमें उस छत में मतलब मेटल के तार जड़े गए थे। उसमें लिखा है बुक में, मैंने नहीं पढ़ी थी वो बुक। तो उसमें मेटल के तार जड़े गए थे और कांच के गेट से सूर्य की रोशनी आती थी ना, तो उसका रिफ्लेक्शन जो था वो तारों पर पड़ता था। फिर उनके एक्शन रिएक्शन से मतलब ताप धूप और ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही उनकी एनर्जी वो अपने आप उसमें क्रिएट हो जाती थी। और बताऊं बच्चों? जी अंकल, मैं बताता हूँ आपको कि विश्वकर्मा ने एक और चीज बनाई थी। एक और इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया था, यंत्र बनाया था। उसका नाम था लता यंत्र। अच्छा, यंत्र का नाम ही रख दिया लता यंत्र। हाँ बेटे,
तो क्या था उसमें स्पेशल? नव्या, उसमें अपराधियों को बांधने और जकड़ने का काम आता था वो। अच्छा। तो अंकल, उस टाइम भी क्राइम करने वाले क्रिमिनल होते थे क्या? हाँ बेटे, हर समय हर तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में। सतयुग में क्या रावण नहीं था? मैंने वामन पुराण में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी थी बेटे। हाँ पापा, स्टोरी? अच्छा, तो जरूर सुनाइए बेटे। विश्वकर्मा त्वष्टा की बेटी थी चित्रांगदा, उसका नाम था बेटी का। और सूरत, एक चित्रांगदा और सूरत एक दूसरे को लाइक करते थे। सूरत कौन था? अब बताता हूँ, सुनो तो सही। तो उन दोनों को आपस में एक दूसरे को लाइक करते थे, मगर त्वष्टा ने अपनी बेटी चित्रांगदा की शादी सूरत से नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया वो रिश्ता। अच्छा, फिर पापा फिर क्या हुआ? बेटे, तब चित्रांगदा ने अपने अंकल यानी त्वष्टा के मित्र ऋतध्वज से कहा था। ऋतध्वज, कैसे कैसे नाम होते थे पहले जमाने में। अच्छा बेटे सुनो तो सही, नाम के पीछे मत पड़ो। तो फिर उन्होंने त्वष्टा को समझाया होगा कि दोनों की शादी कर दो, है ना नंदा के पापा? हाँ, समझाया तो था उन्होंने, ऋतध्वज ने, मगर फिर भी उन्होंने अपना विरोध वैसा का वैसा जारी रखा। हम्म। अच्छा भैया, तब त्वष्टा पर तो ऋतध्वज को बड़ा गुस्सा आया होगा। हम्म, तपस्वी थे वो ऋतध्वज, और उनको त्वष्टा पर इतना जुनून चढ़ा कि उन्होंने तो त्वष्टा को शाप दे दिया। शाप में क्या पनिशमेंट दी गई पापा उनको? अपनी कन्या के ऊपर अत्याचार करने के जुर्म में त्वष्टा को बंदर बन जाने का शाप मिला। जंगल में जाना पड़ा उन्हें। ओ गॉड, ऐसी पनिशमेंट, इतनी सख्त? अच्छा, तो सुनो तो आगे। अर्चन, उस जमाने में ऋषि मुनियों के बच्चन जो है पत्थर की लकीर जैसे होते थे। सारी जनता स्वेच्छा से ऋषि मुनियों को अपना लीडर मानती थी ना। अच्छा, फिर क्या आगे क्या हुआ पापा? हाँ बेटे, त्वष्टा का ऋतध्वज पर तो कोई जोर चला नहीं, लेकिन उसके छोटे से बेटे को पकड़कर, अच्छा कौन था छोटा सा बेटा ऋतध्वज का? उसका नाम था बेटे जावाली। जावाली को पकड़कर उसने हरे पेड़ों की जटाओं से कसकर उसको बांध दिया, जकड़ दिया उसको। हम्म। अच्छा भैया, तो वो लता यंत्र से बांधा होगा, इसीलिए बनाया होगा वो यंत्र उन्होंने। हाँ हाँ, उसी से, उसी पर्पज से तो उस समय बनाया था उन्होंने उसको, लता यंत्र को, त्वष्टा ने। अच्छा। अच्छा, तो आगे बताइए ना नव्या के पापा, फिर क्या हुआ? जाबाली से बदला ले लिया उन्होंने? अब भाई बदला, बदला क्या बताऊं, बच्चे को उस पर जकड़ दिया। अब वो बच्चा खूब रोए, खूब चीखे चिल्लाए। तो फिर पापा, ऋतध्वज को पता लगा होगा, उन्होंने फिर निकाला नहीं उसे, वो तो तपस्वी था, तो बहुत शक्तियां शक्तियां थी उनके पास। नव्या, ऐसा होता हो, शायद ऐसा हुआ होगा ना कि वो उसको कैसे रुकेगा कैसे चलेगा उसकी ट्रिक नहीं जानते होंगे। हम्म, त्वष्टा ने उनको सीक्रेट बताया थोड़े ही होगा। हे भगवान, फिर उस बच्चे, छोटे बच्चे का क्या हुआ फिर? होता रहा वो? अर्चन, मुनि ध्वज को तो उस मंत्र का, उस यंत्र का रहस्य मालूम था नहीं, और उस बच्चे का तड़पना तो बहुत कंटिन्यू था। तब वो मुनि ऋतध्वज मजबूर होकर, लाचार होकर इक्ष्वाकु महाराज के पास गए। इक्ष्वाकु महाराज, अच्छा इक्ष्वाकु महाराज तो रामचंद्र जी के कुल में थे ना? हाँ हाँ हाँ, उनके समय की घटना है बेटे ये। हम्म, तो फिर क्या हुआ? उनके पास ऋतध्वज ने त्वष्टा की कंप्लेन कर दी जाके। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया ये काम। फिर क्या हुआ? फिर राजा इक्ष्वाकु ने त्वष्टा पर प्रेशर दिया होगा, और फिर जावाली छूटा होगा, है ना अंकल? अरे सुनो तो सही नव्या, आगे तो सुनो तुम, बीच में मत बोलो। राजा ने फिर बड़े बड़े मजबूत कुल्हाड़ों से उस यंत्र के लता और पत्तों को कटवाया,
उस वनस्पति को बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों से, मगर मगर फिर भी बच्चे को छुड़ा नहीं सके। तब फिर क्या हुआ? आ, बहुत स्ट्रांगली बांधा होगा ना, है ना भैया? हाँ, और हार कर ऋतुध्वज ने त्वष्टा से कंप्रोमाइज किया, अपना श्राप वापस लिया उन्होंने, ऋतुध्वज ने। इट मीन्स फिर जाबाली का छुटकारा हुआ। हाँ, और और त्वष्टा अपने फिर असली रूप में आए होंगे, बंदर से फिर इंसान बने होंगे वो। चित्रा और सूरत की शादी भी हो गई होगी ना, है ना? हाँ, ऋतुध्वज को अपने बेटे जाबाली को बचाने के लिए त्वष्टा की शाप मुक्ति और चित्रांगदा के साथ सूरत की शादी, ये दोनों शर्तें एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। भैया यही बात है, सामने वाला अगर अपने से ज्यादा पावरफुल हो ना, तो समझौता करना ही बुद्धिमानी होती है। अच्छा देवर जी, त्वष्टा के बनाए हुए लता यंत्र का सीक्रेट कोई पता नहीं लगा सका, यानी कि उनका बॉटनी का सुपर नॉलेज जो इतना सुपर क्वालिटी का था, कोई पता नहीं लगा सका उसका सीक्रेट, है ना? भाभी जी, रिसर्च से पता चला है कि विश्वकर्मा उर्फ त्वष्टा को वनस्पतियों के व्यवहार विज्ञान और वनस्पति चेतना शास्त्र से रिलेटेड बहुत डीप नॉलेज था। मतलब मैंने समझी भाई, देवर जी अच्छे से क्लियर करके बताओ, क्या कहना चाहते हो आप? भाभी मैं ये कहना चाहता हूँ भाभी जी कि विश्वकर्मा जो थे ना, वनस्पतियाँ कैसे बिहेव करती हैं, कैसे मतलब वो क्या रिएक्शन 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 होता है वनस्पतियों का, और उनके अंदर चेतना कैसी रहती है, किस प्रकार से उनकी चेतना किस लेवल की होती है, सारी बहुत डीपली नॉलेज थी इस बारे में उनको। अच्छा अच्छा अंकल, तभी तो पेड़ों की जटाओं से ऐसा जकड़ देने वाला लता यंत्र बना सके वो। ऐसा गला थोड़ा ही बनाएगा, है ना? हाँ अर्चन ठीक कह रहे हो। शोधकर्ता तो यहाँ तक बतलाते हैं बच्चों कि पौधे सूख जाए, जब पौधे सूख जाए ना, तो उनकी वाइटल पावर, यानी कि उनकी प्राण ऊर्जा को फिर से हरा भरा हो जाने के लिए राजी करना भी त्वष्टा को आता था। रियली, इतनी ग्रेट टैलेंट थी भाई उसमें। अंकल, आज भी तो साइंटिस्ट में ऐसी पावर है ना? हाँ हाँ, प्रेयर और म्यूजिक से तो पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, फल फूल ज्यादा देते हैं, ऐसी अचीवमेंट है आज हमारे साइंटिस्टों के पास। ठीक है भाई, ये तो तुम सही कह रही हो, और इससे ही तो हमें प्राचीन ग्रंथों में आए हुए सारे वर्णन का, पुष्प विमान और लता यंत्र जैसी उन क्रिएशंस का, उन चीजों का हमें सच्चाई पर यकीन होता है, और हम उन पर विश्वास कर पाते हैं कि जब आज ऐसा है तो उस समय भी रहा होगा। बच्चों, एक बात बताऊं? हाँ अंकल जरूर बताइए। तुम सुनकर हैरान होंगे कि हमारी धरती की हरियाली और ब्यूटी को बनाए रखने में भी त्वष्टा विश्वकर्मा का टैलेंट है। अच्छा अंकल, मगर वो कैसे? बेटे, सृष्टि की, हमारी जो दुनिया है सृष्टि, इसकी स्टार्टिंग स्टेज में, जब स्टार्टिंग स्टेज थी ना धरती की, जब धरती पहली बार मतलब समुद्र में से, और खोलते समुद्र थे और वो सब तुमने पढ़ा है ना? जी हाँ जी अंकल पढ़ा है। तो उस समय धरती की जब स्टार्टिंग एक इनिशियल स्टेज थी ना, तो धरती बड़ी उबड़ खाबड़ और पहाड़ों से भरी हुई थी। हाँ हाँ अंकल, हमारी मैडम ने बताया था कि राजा पृथु ने धरती को समतल और रहने लायक बनाया था, और उन्हीं के नाम पर इसे पृथ्वी कहा जाने लगा, इसीलिए पृथ्वी कहते हैं। हाँ हाँ बिटिया, बेटा तुमने नव्या ठीक ठीक याद रखा। लेकिन लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद पृथ्वी जो है ना, राजा पृथु से डर गई। अच्छा, डर क्यों गई? हाँ डर गई वो, और गाय का रूप बनाकर वो पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास रोती हुई पहुंची। ये ब्रह्मा जी कौन? बेटे पुराणों में आए हैं, ब्रह्मा जी का नाम आया है, वो सनातन धर्म में मानते ना उनको, वो पुराण की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर क्या हुआ अंकल जी? बेटे, आ, फिर, अरे वो उज्जवल, पुराणों में से लाए हो ये घटना? हाँ 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 ठीक कह रहे हो। पृथ्वी को डर था कि उसकी ओरिजिनल नेचुरल ब्यूटी पृथु के कामों से कहीं हमेशा के लिए उसकी ब्यूटी ना बिगड़ जाए।
धरती को डर था इस बात का, वो घबरा रही थी वो। हम्म, ठीक सोचा पृथ्वी ने। क्योंकि पृथ्वी तो उसको बनाने में लग रहे थे, टेढ़े मेढ़े को समतल कर रहे थे ना। धरती ने सोचा मेरी नेचुरल ब्यूटी खत्म ना हो जाए। ठीक सोचा। हाँ, तब फिर ब्रह्मा जी ने क्या सॉल्यूशन निकाला प्रॉब्लम का? नव्या, उन्होंने पृथ्वी के साथ त्वष्टा विश्वकर्मा को लगा दिया, समझी? हम्म, इससे क्या समाधान हुआ अंकल? अरे बेटे, राजा पृथ्वी का बल और त्वष्टा का कौशल, नहीं समझे? अरे त्वष्टा में तो स्किल था, कौशल था, और राजा पृथ्वी में तो ताकत थी। दोनों की जब चीजें मिली, दोनों के गुण मिल गए, जोश के साथ होश मिल गया, और विवेक का भी मेल हो गया। बहुत अच्छा आइडिया था ब्रह्मा जी का। तो भाभी जी, ब्रह्मा जी त्वष्टा की खूबियां जानते थे। उन्हें पता था कि त्वष्टा हर पदार्थ की, ठोस, तरल और गैस, सभी तरह की अवस्थाओं और ऊर्जाओं के गहन तकनीकी ज्ञाता है। अंकल, आप ऐसी लैंग्वेज मत बोलो ना प्लीज, समझ नहीं आती है। बेटी मैं बता रहा हूँ, ब्रह्मा जी को ये मालूम था कि जितने भी हमारे पदार्थ ना संसार के, जो तीन तीन स्टेज होती है ना पदार्थ की, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैसेस, है ना? तो ये स्टेज जो होती हैं, जो उसकी, उसके अंदर कौन कौन से, कहाँ कहाँ, किसमें कितनी एनर्जी और पावर होती हैं, वो सारी टेक्निक त्वष्टा को बहुत डीपली आती थी। ये ब्रह्मा जी जानते थे उस खूबियों को, उनकी खूबियों को। आप समझ में आया? यू मीन अंकल कि त्वष्टा ने राजा पृथ्वी के काम में पॉजिटिवली मोड़ दिया और विनाश को विकास में बदल दिया, है ना? ठीक सोचा मैंने? अरे मेरी जीनियस बेटी है ना तू। हाँ, तो उज्जवल, पदार्थ की सभी चीजों को अच्छे से जानने की वजह से ही तो त्वष्टा को त्रिदर्शाचार्य भी कहते हैं। त्रिदर्शाचार्य। हम्म, हम्म, क्या मतलब इसका? बेटे इसका मतलब है तीन काल का सब चीजों को देखने वाला आचार्य। हम्म, अच्छा देवर जी, सृष्टि की शुरुआत में त्वष्टा के योगदान के द्वारा ही हमारी धरती की नेचुरल ब्यूटी कायम रह गई, है ना? सचमुच महान थे वो। इसका मतलब है मम्मी, कि सारा साइंस ऑफ आर्ट त्वष्टा ने चलाया। हम्म, ठीक कह रहे हो अर्चन तुम। वे ही, त्वष्टा ही तो पदार्थ विज्ञान के और ऊर्जा विज्ञान के सबसे पहले सर्वप्रथम ज्ञाता थे। बेटे नव्या, सारी कलाओं के पहले ज्ञाता तो हमारे आदिनाथ भगवान थे ना। हम्म, तो फिर त्वष्टा को इतना क्रेडिट क्यों दिया जाता है फिर? अरे अर्चन बेटा, बाद में धीरे धीरे जब शिथिल पड़ी ना कलाएं, तो फिर उनका पुनर्विकास किया हुआ त्वष्टा और मैदानव वगैरह ने, ऐसा समझ लिया जाए। क्योंकि आदिनाथ भगवान तो बहुत बहुत लंबा काल हो गया, सबसे स्टार्टिंग में तो उन्होंने ही किया था सब कुछ। हम्म, समझ गए ना बच्चों तुम? जी हाँ, जी अंकल। हाँ तो बच्चों, हमारी धरती की जो नेचुरल ब्यूटी थी ना, वो त्वष्टा ने ही उसको अपनी अच्छी कुशल बुद्धि के द्वारा उसको कायम रखा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सुधार के साथ पूरा विवेक भी रखा, और आउटलुक भी उन्होंने ऐसा सॉफ्ट अपनाया, जिससे कि प्रकृति की भी रक्षा हो गई, और मानव जीवन की उस प्रोग्रेस में भी, मतलब इंक्रीजमेंट हुआ, है ना अंकल? मेरी बेटी ठीक कह रही है मेरी नव्या बेटी। अच्छा पापा। हाँ बोलो अर्चन। पापा आप अभी बता रहे थे ना कि इन दोनों प्राचीन इंजीनियर्स ने बहुत से भवन और नगरियां भी बनाई थी। जरूर बनाई थी बेटे। कौन कौन सी बनाई थी पापा? बेटे तुमने द्वारिका और लंका का नाम सुना है ना? हाँ रे, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ पापा। और महाभारत में बताया ना वो पांडवों का महल। हाँ 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 दीदी, नवे दीदी, कैसा विचित्र था वो। वहां पानी दिखाई दे, वहां तो धरती निकले, और जहाँ धरती दिखे वहां पानी, सचमुच सचमुच वहां पानी होता था। याद आ गया मुझे भी। वो महल तो विश्वकर्मा ने ही बनाया था, वहां पे आएगी ना बात, विश्वकर्मा ने बनाया था। हम्म, उज्जवल,
आज ऐसी टेक्निक की जरूरत नहीं है क्या? होनी चाहिए ना आज भी, वरना पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से हमारी धरती के एनवायरनमेंट पर कितना रिस्क बढ़ रहा है ना। अंकल, आप हमारे इस मॉडल में, हाँ, सारी वनस्पति और सोलर एनर्जी के कोरस्पॉन्डेंस सिस्टम का यूज करके बढ़िया पुष्पक विमान बना देना। हमारा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हमारा ही होना चाहिए। मैं क्यों बनाऊं? सीखो, जानो, फिर खुले दिल से खुद ही एक्सपेरिमेंट करो। जो समझा है उसे प्रैक्टिकली करो। हाँ बच्चों, देवर जी ठीक है तो कह रहे हैं। दीदी, दीदी, वो सब तो हम खुद से कर लेंगे। अभी तो अंकल और पापा से इसी सब्जेक्ट पर और बातें करो ना। क्या घुस चल रही है तुम दोनों में? हमें भी तो बताओ भाई। जी जी जी, कुछ नहीं पापा। ऑल ऑल राइट, ओके ओके। अंकल, टीवी पर रामायण और महाभारत देखी थी हमने। तब उसमें बहुत करामाती तीर और हथियार और रथ वगैरह भी दिखाए थे वो युद्ध में। और तो क्या उस काल में सचमुच वैसे तीर और हथियार और ये सब होते थे? बिल्कुल होते थे बेटे। नव्या बेटे, मैं बताऊं तुम्हें। जी पापा। बेटे, मानसार नाम का एक ग्रंथ है, मानसार, है मानसार। हाँ, उसमें आया है, ऐसे रथों का वर्णन आया उसमें। वो रथ हवा की स्पीड से चलते थे। हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ। तो भैया, वो महाभारत में आया था ना, मैंने पढ़ा था। उसमें बताया था कि अर्जुन का नंदी घोष नाम का रथ था। अर्जुन का, धनुधारी अर्जुन है ना। हाँ, तो अर्जुन का वो नंदी घोष रथ था ना, वो भी तो बड़ा करामाती था। तो अंकल, उस रथ को किसने बनाया था? अरे बेटे, विश्वकर्मा त्वष्टा ने बनाया, और किसने बनाया था? अच्छा अच्छा अच्छा। और फैसिलिटी भी अर्जुन के उस रथ में क्या क्या फैसिलिटी थी भाई? फैसिलिटी तो बहुत मामूली बात है बेटे। नंदी घोष रथ तो बड़ा ही स्पेशल था। यानी उसमें उसमें तो तरह तरह के विचित्र विचित्र यंत्र, उपकरण, मशीनें सब लगे हुए थे उसके अंदर, उससे लैस होता था वो। अच्छा अच्छा। तो हाँ हाँ, देखा था ना टीवी में, अर्जुन आपने देखा ना टीवी में? तो अर्जुन के रथ की तो पहचान और बहुत ही निराली थी, अलग ही बात थी उसकी। पूरी सेना में तो अलग ही चमकता था अर्जुन का रथ। नवे बेटे, तुम्हें मालूम है कि वो रथ किस लिए स्पेशल था, किस बात में स्पेशल था? इतना तो नहीं मालूम पापा, आप बताइए प्लीज। बेटे, उसकी हनुमान जी के चिन्ह वाली कपि ध्वजा देखी होगी तुमने। हाँ हाँ, देखी थी पापा, दिखाई थी उसमें टीवी में। तो फिर, तो वो ध्वजा जो थी ना, वो एंटीना और ट्रांसमीटर दोनों का काम करती थी। अच्छा, वो झंडा, वो ध्वजा, क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है कि हाँ हाँ, हाँ हाँ मम्मी, मैं भी ये पूछना चाह रही हूँ। एंटीना और ट्रांसमीटर दोनों काम करती थी। इट मीन्स कि वो वो ध्वजा सूचना को कैच भी करती, इंफॉर्मेशंस को, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट भी करती। हाँ जी हाँ जी, श्रीमती जी आप ठीक समझे। पर पर पापा, मुझे समझ नहीं आया। देखो अर्चन, मैं बताता हूँ। जी बताइए अंकल। बेटे, जो रथ रथ का फ्लैग था ना, वो ध्वजा, वो दूर दूर से आए हुए मैसेज को कैच कर लेती और फिर उसको कलेक्ट भी कर लेती थी। हम्म, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स वगैरह का वो ब्रॉडकास्टिंग भी कर देती थी। ओह गॉड, अंकल, ऑर्डर्स का ब्रॉडकास्टिंग वो क्यों, कैसे कर लेती थी भाई? बेटे, नव्या बेटे, युद्ध के दौरान अपने मित्रों और सैनिकों और सेनापति आदि को, जो दूर दूर हुआ करते थे ना, बहुत बड़ा मैदान होता था युद्ध का, तो उनको कुछ अगर मैसेज देने होते थे ना, तो वो कपि चिन्ह वाली, वो ध्वजा हनुमान जी के चिन्ह वाली, वो उन संदेशों और उन ऑर्डर्स को जोर जोर से प्रसारित कर देती थी, लाउड स्पीकर की तरह। अच्छा, ये तो बड़ा आश्चर्यकारी बताया आपने, बड़ा हैरानी वाले। नव्या के पापा, आपको इतनी नॉलेज है? ऐसी फैसिलिटी तो दूसरे बड़े योद्धाओं, दुर्योधन वगैरह के रथ में होगी ना, उनमें भी तो होगी ना। अरे नहीं थी बेटे उनमें, तभी तो अर्जुन का नंदी घोष रथ
सबसे सुपर था। पता है ना तुम्हें किसने बनाया था नंदी घोष रथ को? मालूम है ना, मैंने बताया ना अभी। हाँ हाँ अंकल, त्वष्टा ने बनाया था, विश्वकर्मा त्वष्टा ने। उन्होंने ही तो उस रथ में टेक्निकल और मैकेनिकल सिस्टम्स वाली वो ध्वजा भी लगाई थी। अर्चन बेटा, अर्जुन के उस रथ की सारथी यानी ड्राइवर भी तो श्री कृष्ण थे। यानी हर तरीके से वो रथ सबसे हटकर सुपर था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अंकल, हाँ नव्या बोलो। अंकल, नंदी घोष रथ वाली बात तो अच्छी तरह से हमने फॉलो कर ली। अब आप आगे बताइए। बच्चों, महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, पता है ना तुम्हें? जी अंकल जी। तो उसमें पांडवों के अस्त्र शस्त्र त्वष्टा ने बनाए थे सारे, और कौरवों के अस्त्र शस्त्र उसे मैदान ने बनाया था। अच्छा। तो अंकल, अर्जुन का अक्षय तुनीर भी, तुनीर, तुनीर अंकल आप नहीं जानते? हाँ बेटा जानता हूँ, तुनीर कहते हैं पीछे तरकश जिसमें तीर लगे होते हैं ना, बहुत सारे तीर रखे होते हैं। हाँ, तो अर्जुन का वो अक्षय तुनीर था ना, वो भी क्या तुष्टा ने बनाया था? और गांडीव धनुष भी। बेटा तुम्हें सब याद है न? और पांचाली द्रौपदी का अक्षय पात्र भी, ये सब भी क्या उन्होंने त्वष्टा नहीं बनाए थे? हाँ बेटे हाँ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि सभी भाइयों के शंख, तुनीर, तलवारें, भाले, गदा आदि यूं तो देव देवियों द्वारा दिए गए थे, मगर उनकी विशिष्ट रचना त्वष्टा ने की थी। देवर्षि, द्रौपदी का अक्षय पात्र बड़ा जादू वाला था ना, कभी खाली ही नहीं होता था। कहते हैं मम्मी कि सबके खा चुकने के बाद उस पात्र में जो चावल का एक दाना लगा रह गया था ना, उसी से दुर्वासा जैसे महाक्रोधी ऋषि और उनके सैकड़ों शिष्यों का पेट भर गया था, उसी एक चावल के दाने से। दीदी याद है उनके बाणों से कैसी आग बरसती थी, और दुश्मन को मार पीट कर वो सारे उनके वेपन्स, वो अस्त्र शस्त्र, वो अपने चलाने वाले के पास ही लौट आते थे। सच में सुनकर तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना। अच्छा सही है। वैज्ञानिकों के लिए बच्चों, अक्षय पात्र के खाली होने से पहले ही भर जाना और अस्त्र शस्त्रों का लौट कर अपने चलाने वाले के पास ही लौट कर आ जाना, ये तो अभी भी एक सीक्रेट बना हुआ है, वो उसको समझ नहीं पाए अभी तक हमारे साइंटिस्ट। लगता है उज्जवल कि इनके बैकग्राउंड में प्रोडक्शन और सप्लाई की कोई हाई क्लास टेक्निक रही होगी, जिसके बारे में हम आज सिर्फ गैस ही कर सकते हैं, अनुमान ही कर सकते हैं, जानते नहीं है उस टेक्निक को, है ना? रियली पापा, आप सही कह रहे हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, रोबोट वगैरह के फंक्शन भी तो मैजिक जैसे ही है ना, कितने क्विक और कितने फास्ट। इसी से तो यकीन आ जाता है कि तब तब उस जमाने में वैसी जैसी चीजें बताई जा रही वैसी हो रही होंगी। भाभी जी, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र, शिव का त्रिशूल और दुर्गा माँ का भाला, ये भी तो सब विश्वकर्मा त्वष्टा ने ही रचना की थी इनकी। अच्छा अच्छा, अग्निवर जी ऐसा है क्या? असुरों के शिल्पी मैदानम में भी तो बहुत सी स्पेशल चीजें बनाई होंगी ना, वो भी तो कम नहीं थे। हाँ हाँ, उस जमाने में देवों और दानवों में युद्ध होते रहते थे। हाँ पापा, पढ़ा है मैंने भी। हाँ, तो तब मैं असुर ने महादेव शंकर से परामर्श किया। परामर्श यू मीन डिस्कसिंग, सलाह मशवरा ना? हाँ हाँ। तो मैं दानव ने महादेव देवादिदेव शंकर से परामर्श करके 3 विशाल उपग्रह बनाए थे। उपग्रह? क्या पापा, उपग्रह? डू यू मीन सैटेलाइट्स? आर्यभट्ट, रोहिणी और इंसेक्ट जैसे हैं पापा? अरे हाँ बेटे, ये तो बहुत ही छोटे छोटे उपग्रह हैं भाई जिनका तुम नाम ले रहे हो। मैं नाम के ग्रेट शिल्पी ने तो जो उपग्रह बनाए थे ना, वो तीनों तो बहुत बहुत ज्यादा विशाल थे। अच्छा, देवर जी कितना बड़ा साइज था उनका? यूं समझ लो भाभी जी कि वो सैटेलाइट्स मीलों लंबे चौड़े और बड़े फाइन तरीके से अरेंज थे और डिसिप्लिन थे, महानगरों जैसे थे। जैसे कोई महानगर हो, बड़ा डिसिप्लिन हो, बड़ा ठीक तरह से अरेंज हो, ऐसे थे वो, समझे?
ओह माय गॉड, इतना? नॉट बिलीवेबल अंकल, इसका कुछ लॉजिकली प्रूफ है आपके पास? हम्म, ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ है माय बॉय जिसे तुम जमकर, जानकर, इजीली बिलीव कर लोगे। तो प्रूफ, प्रूफ याद आ गया अंकल आपको? बताइए, जल्दी बताइए। देखो अर्जुन, तुम्हें पता है ना कि आजकल के अंतरिक्ष यान जो होते हैं वो स्पेस में ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिर अलग भी हो जाते हैं। हाँ यस, ये तो वेरी सिंपल है। आज की लेटेस्ट टेक्निक से सब इतना बहुत आसानी से हो जाता है। तो बेटे, मैं असुर द्वारा बनाए गए वो तीन उपग्रह जो थे ना, जिन्हें त्रिपुर कहा जाता, त्रिपुर। अच्छा त्रिपुर का, तो शिव को जो त्रिपुरारी संज्ञा दी कहा जाता है, त्रिपुरारी। हाँ हाँ, वो भी आएगा भाभी जी, मैं बताता हूँ, अभी आप सुनते रहिए। तो वो जो तीनों गुड़ा बनाए थे ना, उनका एक कंबाइंड नाम था त्रिपुर। तो वो भी स्पेस में फ्रीली सेपरेट और सेपरेट कंडीशंस में उड़ते रहते थे, और जरूरत होती थी तो तीनों आपस में ज्वाइंट भी हो जाते थे। समझे आप? अच्छा, बड़ा अमेजिंग है तो। अच्छा देवर जी, हाँ अंकल, बड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, और बड़ा मतलब बहुत ज्यादा हैरानी वाला भी लग रहा है। बेटे मैं बताऊं कुछ बात? जी पापा आप भी बताइए। बेटे, इन उपग्रहों के लिए स्ट्रिक्ट तकनीकी नियम था। कौन से उपग्रहों के लिए? अच्छा वो जो त्रिपुर बनाए थे, हाँ, हम उनके लिए स्ट्रिक्ट टेक्निकली उनके लिए एक रूल था कि स्पेस में इनका आपस में मिल जाना, ज्वाइंट हो जाना सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही होता था। भाई पुष्य नक्षत्र क्या होता है पापा? बेटे मैं बताती हूँ, 27 नक्षत्र होते हैं, तो उनमें से एक पुष्य नक्षत्र भी एक है। तुम यूँ समझ लो कि नक्षत्र एक तरह का स्टार होता है जो हर 27वें दिन 27 के हिसाब से वो रिपीट होता रहता है। ठीक है मम्मी, आप बाद में इसका समझाना मुझे नक्षत्र के बारे में। अच्छा पापा जी आप आगे बताइए। बेटे, पुष्य नक्षत्र के समय जब वो तीनों उपग्रह मिलते थे ना, तो उनके अंदर वाले दानव जो बैठे होते थे उसमें, वो आपस में बातचीत करते थे, और बातचीत करते करते उनके फिर से लड़ाई शुरू हो जाती, युद्ध हो जाते। क्यों क्यों लड़ने क्यों लगते दोबारा वो? अरे उपग्रहों के निवासी जो उसमें रहते थे ना, वो आपस में मिलकर युद्ध की फ्यूचर प्लानिंग करते थे ना। त्रिपुर नामक उन उपग्रहों में, उन यानों में सज्जन लोग नहीं रहते थे बेटा। अच्छा 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 अंकल, फिर तो उनका मिलना और बातें करना बड़ा ही खतरनाक था। हाँ, उन उपग्रहों के दरवाजे खुलते ही विनाशकारी संभावनाएं बनने लग जाती थी हर 27वें दिन। अच्छा अच्छा, तो 27वें दिन जब पुष्य नक्षत्र आता था वापस, तो वापस वो मिल जाते थे, है ना, उनके दरवाजे खुल जाते थे, आपस में मिल जाते थे, बातचीत करते, और वही खतरनाक होता था। आई सी। तो 26 दिन तो वो तीनों स्पेस में उड़ते रहते थे। कहाँ कहाँ जाते थे? बेटे अर्चन, उस दौरान वो अपनी मनपसंद ग्रह नक्षत्रों की यात्रा करते फिरते थे। पापा हमारी धरती भी तो एक ग्रह है, यहाँ भी आते थे वो। हाँ हाँ बेटे, पृथ्वी पर भी आते थे, लूट मार करते थे और चुपचाप उड़ जाते थे। अच्छा, फिर क्या होता था? बेटे फिर 27 दिनों की लूट मार, सारा संपत्ति, सारा सामान उसका बंटवारा होता था आपस में, और बंटवारा होता, फिर झगड़े होते उनके। धरती और दूसरे ग्रहों पर लूट मार करते थे, आप बताती थी सबकी। और उनके अत्याचार जब अनलिमिट हालत तक जा पहुंचे, अन अनटॉलरेबल हो गए, तो सब तरफ त्राही त्राही मचने लगी। अच्छा पापा, फिर क्या उपाय किया गया? बेटे कुछ समझदार लोगों ने विश्वकर्मा त्वष्टा को उनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया। फिर तो त्वष्टा ने तो उन सबको ढिशुम 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 करके खत्म कर दिया होगा। अरे अर्चन बेटा, त्वष्टा बड़े वेल प्लान तरीके से काम करने वाले थे, जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेते थे वो। तो फिर क्या किया था वो पुष्प त्वष्टा ने? बताइए ना देवर जी। भाभी जी,
उन्होंने प्रलय ढाने वाले मिसाइलों जैसे बाणों से सुसज्जित एक आकाशगामी रथ बनाया था। त्वष्टा ने बनाया था, हाँ। उनके लिए तो बहुत सिंपल बात थी कुछ भी बना देना। अच्छा, तो स्पेस में चलने वाले उस रथ पर फिर वो त्वष्टा बैठ गए होंगे, फिर उन तीनों उपग्रह वालों से उनका फाइटिंग हुआ होगा। अरे अर्चन, सुन तो लो पहले भाई। हाँ तो अंकल, उसके बाद बताइए क्या हुआ। विश्वकर्मा त्वष्टा खुद नहीं बैठे थे उस रथ पर। उस रथ पर तो उन्होंने शंकर को बैठाया था, शंकर को, शिव शंकर को बैठाया। मगर क्यों? बेटे, शंकर विध्वंस और प्रलय के देवता है ना भाई, जिसका काम उसी को साझे, और दूजा करे तो मूरख बाजे। हाँ बेटे, शिव शंकर ने फिर पता है क्या किया? त्रिपुर नामक उपग्रहों का विनाश कर दिया। हाँ, तभी उनको त्रिपुरारी कहते हैं। अब समझ में आई ये बात। अरे माने शत्रु, त्रिपुर यानी वो वाले त्रिपुर। हम्म, हाँ भाभी जी, जब पुष्य नक्षत्र के टाइम वो तीनों उपग्रह मिले ना, तब उनका गेट खुलते ही शिव ने वो जो मिसाइल मिसाइल तैयार की थी ना, वो मिसाइल, उनको मिसाइल की तरह से जो बाण थे ना मार करने वाले, उन बाणों की वर्षा करके उन तीनों यानों को नष्ट कर दिया। तो शंकर के पास त्रिशूल रहता है ना, वो कहाँ था जो उन्होंने बाण चलाए? बाण चलाना तो तब था, उनके पास तो त्रिशूल था, त्रिशूल का काम नहीं लिया उन्होंने। अरे बेटे, पहले तो उन्होंने, शंकर ने उनको बाणों से आहत किया, बाणों से मार करी उनके ऊपर, फिर त्रिशूल चलाकर, डमरू बजाकर बिल्कुल उनको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। समझ गए? हाँ जी पापा जी, हाँ समझ गया। फिर वो मैदाना भी खत्म हो गया। अरे भाई, उसको भी खत्म कर दिया शिव ने। वो तो भाई सुपर जीनियस और सुपर हीरो था, हाय उसे भी मार डाला। नहीं बच्चों, शिव तो लोक कल्याणकारी है ना, तो उन्होंने, शिव ने उसकी टैलेंट का लिहाज करके उसे नहीं मारा था। हम्म, ठीक कह रहे हो देवर जी, शिव तो सचमुच में कल्याणकारी ही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंकल, एक क्वेश्चन है मेरा। बोलो बेटा नव्या। अंकल, मैं असुर ने उपग्रह और यान बनाने से पहले शिव से कंसल्ट किया था ना, तब उन्होंने मैं दानव को पहले रोक रोक क्यों नहीं दिया, मना क्यों नहीं कर दिया वो बनाने से पहले, कि वो खतरनाक बनेगा, उनको पता पता नहीं था क्या? गुड क्वेश्चन। पता चल गया कि तुम लोग कितने ध्यान से, फुल अटेंशन के साथ सुन रहे हो और समझ रहे हो। हाँ देवर जी, नव्या को अब उत्तर दो आप। हाँ भाई उज्जवल, पहले ही उनको यान बनाने से रोक देना था ना शिव जी को, झंझट ही खत्म हो जाता। भैया, शिव शंकर ने यान बनाने से पहले मैं दानव को नहीं रोका, क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम था कि उन यानों का लूटमार और झगड़े फिसाद में मिसयूज होगा। राइट, कोई भी नई चीज हमें फैसिलिटी देने को बनाई जाती है, न कि इसलिए कि उसका मिसयूज हो। हाँ, सही कह रहे हो भाई, मिसयूज तो बहुत ही गलत चीज है। ऐसा विनाशकारी यंत्र तो, उसका तो नष्ट होना ही अच्छा है। अच्छा हुआ नष्ट हो गया। अब बेटे अर्चन, कुछ भी कहो, त्रिपुर नाम के वो तीन उपग्रह यान थे तो बड़े करिश्मे वाले। और क्या, 26 दिन तो स्पेस में घूमे और 27वें दिन सब मिल जाए, यानी कि सारा काम सिस्टमेटिकली कंप्यूटराइज था बिल्कुल। पापा, उस जमाने में भी ऐसी टेक्निकल प्रोग्रेस ऐसी थी क्या? इट में बी पॉसिबल, पॉसिबल, विश्वास किया जा सकता है अर्चन। हम्म, कोई बेस है विश्वास करने की? नव्या, तुमने झट से कह दिया दीदी। देखो 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 अर्चन, आजकल रशिया और अमेरिका जैसे कंट्रीज है ना, तो वहाँ के स्पेस स्टेशन बने हैं ना, स्पेस स्पेस के अंदर। हाँ हाँ, कई बने हुए हैं। वो अपने स्पेस एक्सपीरियंस को वहाँ पर शेयर भी करते हैं। अच्छा, और अर्चन बताओ, उनका आपस में मिलना और बातचीत करना भी चलता है ना? ठीक कह रही हो, ठीक कह रही दीदी आप। अर्चन बेटे, नव्या ये बताना चाह रही है कि वो अलग अलग देशों के स्पेस स्टेशन आकाश में राउंड लगाते रहते हैं स्पेस में, और मिलते भी हैं, बिल्कुल प्राचीन त्रिपुर उपग्रह यानों की तरह। आया समझ में? मम्मी, वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन लेकिन
मेन पॉइंट बेटे समझने का ये है कि आज की साइंस और टेक्निक कितनी भी एडवांस हो, लेकिन फिर भी हमारे पुराने समय के ज्ञान विज्ञान के मुकाबले में अभी भी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। मानती हूँ अंकल कि उस काल की वेल डेवलप्ड स्पेस टेक्निक से हम अभी बहुत पीछे हैं। फिर भी टॉमकैट जो प्लेन बनाया है ना, पुष्प विमान जैसे गुणों वाला, तो हम कैसे कहते हैं कि हम पीछे हैं? बिल्कुल वैसा तो नहीं बना सके बिटिया। हाँ, उससे थोड़ा मिलता जुलता हुआ बनाया है। यूँ समझो कि जो प्राचीन काल में पुष्प विमान था ना, उसके निर्माण जिसने किया था, उसके निर्माण करता होंगे कोई, सचमुच में होगा वो विमान, इस सच्चाई का अनुमान लग सकता है बस। ऐसा बनाया है उन्होंने, उसको देखकर हम उसको अनुमान कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है वैसा पिछले ज़माने में रहा हो। और बेटे वैसा पुष्प विमान तो अब कहाँ बनेगा, इम्पॉसिबल। आई एक्सेप्ट एंड एग्री विद यू पापा। बट बेटे नव्या, पुराने दिव्य यंत्र तो बेटे उस समय की एक तिरस्मी कथा है बस, वो तो अब बहुत मुश्किल है बनने। हाँ पापा, मैं मान रही हूँ आपकी बात, क्योंकि वो पुष्पक विमान तो फूलों वनस्पति और लता पत्तों से चलता था ना, और मॉडर्न टॉमकैट प्लेन जो बनाया है वो तो सोलर एनर्जी से चलता है, वनस्पति से चलता नहीं है। हम्म, इस सारी चर्चा बातों से तो ये क्लियर हो गया कि प्राचीन ग्रंथों में जिन विचित्र और आश्चर्यजनक वस्तुओं की बातें आती हैं वो सब मिथक नहीं है, कोई गप नहीं है, बल्कि रियल में वो थी और उनके बनाने वाले भी थे। हाँ, हाँ मम्मी। अच्छा पापा, त्वष्टा विश्वकर्मा की तरह मैं जाना भी क्या इंडियन ही था? अर्चन बेटा, मैं शिल्पम नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में पता चलता है कि मैं शिल्पी अम, सेंट्रल अमेरिका में, जहाँ की आज मैक्सिको है, वहाँ रहता था। तब तब उस जगह को भैया भोगावती नगरी कहते थे, और वो नगरी मैं शिल्पी ने खुद बनाई थी और खुद ही बसाई थी। अच्छा। विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका और द्वारिका जैसी अद्भुत होगी वो नगरी भी। क्या बताया? भोगावती नाम है ना नगरी का। हाँ। अ, तब की भोगावती और आज का मैक्सिको उस समय बहुत उज्जवल, उन्नत और बड़े ही समृद्ध थे। बहुत सुंदर स्थान था वो, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ नगर था। हाँ होगा क्यों नहीं पापा, आखिर मैं दानव की कला थी ना उसके अंदर, वो आर्ट थी ना उनकी। हाँ बेटे, पता चला है कि मैं शिल्पी उस समय बहुत फेमस था। वो एक महान यंत्र विज्ञानी, कुशल, पर्यावरण को जानने वाला और श्रेष्ठतम वास्तुकार था। हम्म, हाँ इतना ऊंचा। हाँ। अंकल, मैक्सिको का एक रहने वाला सुपर हीरो और आर्किटेक्ट मैं दानव फिर हमारे भारत में कैसे पहुंच गया अंकल? कब पहुंचा, इसका भी पता चलता है क्या कुछ? हाँ बिटिया, कथा सारी सार में आया है कि अपने ज्ञान और अपनी कला का प्रचार प्रसार करते हुए घूमता घूमता मैं दानव आर्यवर्त में आया, यानी कि भारत में आ गया। अच्छा, मैक्सिको मैक्सिको से इंडिया आ गया। हाँ, मैंने पढ़ा था एक जगह कि मैं हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में वहां रहने लगा था वो। अपने भारतवासी तो गुमराही हैं ही, जाने ही नहीं दिया होगा उसको। ऐसे हाई टैलेंटेड इंसान को कौन छोड़ता है जी, यहीं इसलिए यहीं रोक लिया होगा उसको। हाँ हो सकता है, तुम सही कह रही हो नव्या की मम्मी। भाभी जी, पानी, बिजली, लाइट, वायु, वनस्पति और परमाणु शक्ति जैसी ऊर्जाओं का प्रयोग मैं शिल्पी ने बहुत ही डीपली किया था। उज्ज्वल, एक बुक में मैंने पढ़ा था कि मैं दानव ने ही सबसे पहले ऊर्जा को पदार्थ में रूपांतरण करने का सिद्धांत दिया था। नहीं नहीं पापा। अ, हाँ भाई साहब, मुझे पता है। उसे मैं सिद्धांत के रूप में उस समय बहुत बहुत फेम भी मिली थी। पर अंकल पापा, पापा हमें तो यही मालूम है कि ऊर्जा और पदार्थ के एक दूसरे में चेंज, रूपांतरण होने का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। ई इज इक्वल टू एम सी टू के सिद्धांत को आइंस्टीन ने खोजा था, लेकिन इस विचार की शुरुआत, स्फुरना बहुत पहले ही मैं शिल्पी के मतलब उपजाऊ मन में हो चुकी थी। हाँ भाई साहब, ठीक कह रहे हैं आप।
सूर्य सिद्धांत भी तो मैं दानव ने ही सबसे पहले हमें दिया था। सूर्य सिद्धांत ऐसे महान जो पर्सनैलिटी थे ना, मैं दानव, उनकी जन्मभूमि को उनका लाभ नहीं मिला क्या, मैक्सिको को? हाँ हाँ, इसका जवाब मिलेगा तुम्हें नव्या। लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुमने इंका सभ्यता के बारे में अपनी हिस्ट्री बुक में पढ़ा है ना? इंका सभ्यता। हाँ हाँ पापा, पढ़ा है। मगर इनका सभ्यता और मैं शिल्पी का क्या कुछ आपस में संबंध है? बिल्कुल है। सुनो, आज से 1500 साल पहले मैक्सिको के आसपास इंका सभ्यता। लेकिन पापा, इंका सिविलाइजेशन तो साउथ अमेरिका में पेरू से इक्वाडोर तक डेवलप हुई थी ना, और बहुत उन्नत भी थी उस समय वो सभ्यता। हाँ बिटिया, मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा कि इंका सभ्यता, इंका सिविलाइजेशन जो है, मैं दानव की, मैं सभ्यता की एक शाखा थी। मैं दानव ने मैक्सिको के आसपास मैं सभ्यता चलाई होगी, और वो मैक्सिको के ही तो रहने वाले थे ना। हाँ भाई साहब, बताया जाता है कि इस सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं ना, उनसे मालूम चलता है कि वहाँ के निर्माण कार्यों में वहाँ के 100 टन के ग्रेनाइट शिलाखंड प्रयोग किए जाते थे, 100 टन के वजन के। अच्छा, अम, अम, फिर तो क्रेन भी जरूर रही होगी उस समय, है ना पापा? अम, दो जुड़े हुए शिलाखंडों के बीच में उन्हें जोड़ने की सीमेंट जैसी कोई चीज भी नहीं मिली। ये भी तो देखोगे सब। अच्छा, हाँ हाँ, और इससे अनुमान होता है उज्जवल कि तब वहाँ पे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी मौजूद होगी उस समय। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हाँ, आई एग्री नव्या। पहाड़ों की तलहटी वाले रास्तों की विशिष्ट बनावट, खाइयों के ऊपर बने हुए पुल, विमानों के उड़ान भरने और लैंड करने वाली पट्टियों वगैरह के जो अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए ना, वो सब उस समय की हाई फाई टेक्नोलॉजी का प्रूफ देते हैं। अच्छा अंकल, भोगावती नगरी भी तो मैदानम ने ही बनाई थी ना? उस नगरी की सारी रचना में उन्होंने अपना मास्टरमाइंड लगाया था। बिल्कुल ठीक याद है बेटा आपको। अर्चन बेटा, पापा, एक बात पूछनी है। हाँ बेटे, बताऊंगा। पर उज्जवल, एक मुझे खास बात और बतानी है। जबकि मैं दानव अपनी फैमिली के साथ भारत में ही, आई मीन हिमालय में आकर बस गए थे, उस समय की इंडियन माया सिविलाइजेशन और तब की मैक्सियन माया सिविलाइजेशन काल और कलाकारी और शिल्प में सेम मालूम देती हैं। पढ़ा होगा तुमने उसके बारे में, दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। क्या कह रहे हैं पापा आप? बेटे मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन मय सिविलाइजेशन थी उस समय, और एक तरफ मैक्सियन मय सिविलाइजेशन थी। तो वो अपने समय में फली फूली, वो अपने समय में फली फूली, लेकिन दोनों सभ्यताओं की जो कलाकारी और शिल्प वगैरह का जो आर्ट है ना, उसमें काफ़ी समानता है। आई सी पापा, यू आर राइट। तभी तो उसे इंका सिविलाइजेशन कहा गया, क्योंकि दोनों सभ्यताएं एक ही परंपरा की सेपरेट सेपरेट ब्रांचेस थी ना। देवर जी, मैं दानव जब भारत में आए थे ना, तो उनकी फैमिली भी थी क्या उनके साथ? हाँ भाभी जी, फैमिली भी थी। हिमालय की तराई में उन्होंने अपनी वाइफ हेमा के नाम पर हेमपुरी नगरी बसाई थी, और बनाई भी थी उसे, उसे ही बना उन्होंने बनाई थी उसे। पत्नी की सहेली स्वयं प्रभा के लिए किष्किंधा के पास ऋक्षबिल नामक तिलस्मी महल भी बनाया था, जिसके कुछ कुछ निशान, कुछ चिन्ह अभी भी मिलते हैं, कुछ अवशेष। उज्जवल, किष्किंधा तो तमिलनाडु में है ना? तमिलनाडु का एरिया है वो तो। हाँ भाई साहब, तमिलनाडु में अभी भी ऋक्षबिल गुफा है। अच्छा देवर जी, आपने देखी है वो गुफा? हाँ हाँ भाभी, देखी है। कॉलेज टूर में मैं गया था वहाँ। कहते हैं सीता जी की खोज के दौरान खुद स्वयं प्रभा ने इस गुफा के शॉर्टकट रास्ते से हनुमान, अंगद वगैरह को लंका के समुद्र तट तक पहुंचाया था। अच्छा। तो वो उनकी मतलब कौन थी वो?
क्या बताया उनका नाम तुमने? हेमा, हेमा बताया ना? हाँ हाँ हाँ, वो कौन थी भाई, भूल गई मैं। भाभी जी वो थी इनके जो मैं दानव थे ना, उनकी पत्नी की सहेली थी। नहीं, वो तो स्वयं प्रभा थी ना। हेमा तो उनकी पत्नी का नाम था। हाँ हाँ हाँ, तो स्वयं प्रभा ने तो बताया था शॉर्टकट रास्ता हनुमान वगैरह को। इट मीन्स रामायण के काल में वो सब थे। दीदी, इनका सभ्यता की भी तो लगभग उसी के आसपास के समय में थी ना? आप भूल रही हो शायद। हाँ हाँ हाँ, और तुम ठीक कह रहे हो बिल्कुल। मैं शिल्पी और विश्वकर्मा त्वष्टा समकालीन थे। मैं सोच रही हूँ कि वो दोनों रामायण के समय में भी थे और महाभारत के समय में भी थे। इतनी लंबी आयु थी क्या उनकी? कैसे यकीन यकीन हो? हाँ भाई, हो सकती है ना। इसमें हैरानी की क्या बात है? देवों की आयु बहुत लंबी होती है, और कुबेर के साथ ही विश्वकर्मा और मैं दानव भी तो देवी थे ना। असंख्य वर्षों तक उनकी आयु थी। और भाई, अपने यश शरीर से तो वो आज भी हैं। ठीक कह रहे हैं आप नव्या के पापा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अंकल और पापा जी, आप दोनों ने आज हमें प्राचीन समय में हाई क्लास टेक्निक की और दो महान शिल्पियों की बहुत अच्छी और सच्ची सच्ची बातें बताई। वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू। हाँ हाँ, सचमुच। मगर उन ग्रेट साइंटिस्ट से जैसी हाई एडवांस नॉलेज अब हम कैसे पाएं? वो सब हमें कौन बताएगा? वो तो है नहीं। मम्मी, भाभी जी, हमारे प्राचीन दुर्लभ ग्रंथों में बहुत से रहस्य ऐसे रह गए हैं जिनको हमने इग्नोर करा हुआ है। अभी हम देख ही नहीं पाए हैं, पढ़ ही नहीं पाए हैं उनको। ऐसी कंडीशन में वो छुपे हुए पड़े हैं बहुत से सीक्रेट्स। उन्हें खोजना होगा। उनसे हमें बहुत कुछ मिल सकता है। किसे फुर्सत है उज्जवल आज, इतनी फास्ट लाइफ है। और फिर वैसा क्रेज और इंटरेस्ट भी तो आजकल कम मिलता है ना। लोग तो बस मॉडर्न साइंस के विकास पर ही इतराते फिरते हैं। और क्या, पुराने स्वर्ण काल को तो भूल ही जाते हैं हम। मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि गणित, शिल्प, चिकित्सा, कृषि, वास्तु, ज्योतिष, भूगोल, खगोल, युद्ध, शांति, अध्यात्म और जीवन विज्ञान, इतने सारे सब्जेक्ट्स की जो सुप्रीम टॉप प्रोग्रेस हमारे प्राचीन इंडिया में थी ना, अभी तक तो हमें शायद उसका कुछ परसेंटेज भी नहीं मिल पाया। तो फिर हम काहे का घमंड करें? काहे को इतराएं अपने इस ज्ञान पर? बेटे, बात तो तुम सही कह रहे हो नव्या। शिल्प और वास्तु विज्ञानी त्वष्टा विश्वकर्मा और मैं दानव के जैसी अनेकों ग्रेट पर्सनैलिटीज हमारे ग्रंथों में मिलेंगी। तुम पढ़ोगे तो उन्हें, और उनको हमें जानना चाहिए। उनके बारे में हमें समझना होगा। हाँ ज्वल, ठीक कह रहे हो। अभी तक तो हम साइंस एज में रहने वाले सिर्फ इतने हम ऐसे एडवांस हो अपने को मानते हैं, लेकिन सिंधु में से बिंदु जितना ही तो जानते हैं हम। हाँ जी, नव्या के पापा, इसीलिए हमेशा नया नया सीखने और जानने जानने की प्यास हमें बढ़ाते रहने चाहिए। करेक्ट मामा। इसी संकल्प को लेकर हम अपना पुष्प विमान का ऑर्डर पूरा करने जा रहे हैं। चलो अर्चन। रुको रुको बेटे, मैं भी चलता हूँ। हाँ अंकल, आप रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, मैं भी आ रहा हूँ बेटे, तुम्हें गाइड करने को आ रहा हूँ। चलो चलो बंधुओं, आज का ये आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल जो मैंने आपको बताया, अभी हमने उसको सुना। तो इस आर्टिकल में हमारे प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान और टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में ये जानकारी दी गई है। और पुष्प विमान जो था कितना एडवांस था उस जमाने में, जिसका रामायण में वर्णन आया है। तो ये सब जानकारियाँ मैं दानव के बारे में, वो भी शिल्पी थे बहुत उच्च कोटि के, और त्वष्टा विश्वकर्मा भी उच्च कोटि के शिल्पी थे। तो ऐसी अजब गजब जो टेक्निक हमारे इंडिया में थी, हाँ, हम उसको समझे और जाने। इस पर हमें गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने भारत का, भारत के ऊपर, भारत की टेक्निक पर, उसके नॉलेज पर। तो वास्तव में हमारा देश वो सारे संसार का गुरु है, रहा है हमेशा से। और हम इसके लिए हम फक्र से कहें, गर्व गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं। आई एम इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ दिस, आई एम इंडियन। और मैं इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगी। और अगली बार कुछ और अच्छा सा नया सा आर्टिकल लेकर आपके पास में फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए टेक केयर।
आज्ञा दीजिए, संबोधि श्री को आज्ञा दीजिए।